हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसमें दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और आज थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉज क्या था। पार्ट 2 में कि कैसे हैपन हुआ, इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, और पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हम लोग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या जो वहां के सिटीजन्स थे फ्रांस के, उनका क्या सोशल स्टेटस चेंज होता है, क्या वुमेन्स को राइट मिलता है, ये सारे चीज डिस्कस करने वाले। तो जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। तो ये 10 ईयर का टाइम पीरियड था। 1789 से लेकर के 1799 के बीच 10 साल का टाइम पीरियड था। इसमें फर्स्ट टाइम में आपका बर्बन डायनेस्टी के जो रूलर थे लुई 16, वो 1789 में रूल करता है। उसके बाद नेशनल असेंबली आती है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, फिर रॉबिस्पियर रूल करता है, फिर डायरेक्टिव गवर्नमेंट रूल करती है, और फाइनली 1799 में नेपोलियन एज अ डिक्टेटर फर्स्ट काउंसिल अपने आप को डिक्लेयर करता है। तो ये 10 ईयर का टाइम पीरियड था। इसके बाद नेपोलियन 1799 में जो फर्स्ट काउंसिल डिक्लेयर करता है अपने आप को, फिर 1804 में वो इंपेरर बन जाता है पूरे फ्रांस का। एब्सोल्यूट मोनार्की, यहां देख लीजिए। सबसे बड़ी बात की 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। बर्बन डायनेस्टी का रूलर था लुई 16। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जो डेस्पोटिज्म को प्रीफर करते हैं, निरंकुश जो अनकंट्रोल्ड। और उसके बाद 1799 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, जिस टाइम नेपोलियन बनता है। तो ये मेजर चेंजेस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब फर्स्ट की एब्सोल्यूट मोनार्की से ट्रांसफर होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उसके बाद फिर इंपेरर बनता है। चर्च रिस्टोर्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन जब 1804 में अब इंपेरर बनता है तो उसने चर्च को रिस्टोर कराया, फिर से उसने चर्च को बनवाया। क्लर्जी के जो मेंबर थे, चाहे वो फादर हो, पोप हो, तो इन लोगों को सोशल स्टेटस दिया, डिफरेंट जॉब उनको दिया। ऐसा नहीं कि रॉबिस्पियर के जैसा उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी उसको भी छीनने की कोशिश की, क्योंकि कंट्री साइड में रिलीजियस फीलिंग लोगों के बीच में ज्यादा होती है, इसलिए नेपोलियन को लोग अच्छा मानते थे। डिक्टेटर था, इंपेरर था, फिर भी अच्छा मानते थे क्योंकि उसने बहुत सारा रिफॉर्म किया, चर्चेस को रिस्टोर कराया, फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसने कैनाल्स बनवाया, और लोन देने की सिस्टम अप्लाई कर दिया। कहां पे? फ्रांस में। नेपोलियन वॉज फाइनली डिप्टेड एट वाटरलू इन 1815। नेपोलियन फाइनली 1804 में इंपेरर बनता है और फाइनली वो हार जाता है 1815 में वाटरलू की लड़ाई, क्योंकि उसकी एक बड़ी गलती थी कि एक टाइम में वो दो बड़े कंट्री के साथ लड़ रहा था, रशिया और इंग्लैंड। वाटरलू में 4 जो यूरोप के मेजर पावर थे, 4 मेजर पावर मतलब आपका एक हो गया ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और इंग्लैंड, ने चारों मिल करके नेपोलियन को हराया वाटरलू में। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होता है। ट्रीटी ऑफ वियना का हेड था ड्यूक मेटरनिच। वही ड्यूक मेटरनिच है जो मैरिने एंटोनिया यानी लुई 16 की वाइफ का भाई था। जब वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन हार जाता है तो फिर से कंजर्वेटिव मोनार्की जो थी फ्रांस में रीस्टोर कर दी जाती है, वापस ला दी जाती है। नोबिलिटी रिटर्न बैक टू फ्रांस। नोबिलिटी वापस आ गए, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो अपर क्लास थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, वो फिर से फ्रांस में वापस आ गए। कब? नेपोलियन के हारने के बाद, 1850 की ट्रीटी ऑफ वियना होने के बाद। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इवन बर्बन मोनार्की रिस्टोर्ड इन 1815। बर्बन मोनार्की किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मोनार्की होता क्या है? तो एक ही फैमिली के अगर रूलर रूल करते तो उसको हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को मोनार्की बोला जाता है, जिसमें किंग और क्वीन रूल करे। तो 1815 में फिर से फ्रांस में मोनार्की को रिस्टोर की जाती है, साथ ही साथ होल यूरोप में। इसको कंजर्वेटिव मोनार्की बोला जाता है, जिसमें फ्यूडल सिस्टम जितने भी चेंजेस होता है फिर से वही चेंजेस, वही चीज अप्लाई कर दिया जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि क्या वुमेन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट कर रही थी अपने सफरेज के लिए या सोशल स्टेटस के लिए, क्या उनको राइट मिलता है? या स्लेवरी, फ्यूडल लॉर्ड जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते थे बिना कोई वेजेस का लेबर से काम कराते थे, तो क्या स्लेवरी जो था उसको एबॉलिश किया जाता है या स्लेव सिस्टम को खत्म किया जाता है पूरे यूरोप से? कंडीशन ऑफ वुमेन एंड स्लेव नो चेंज। कोई चेंजिंग नहीं होता है वुमेन और स्लेव के कंडीशन में। फार्मर एंड वर्कर कंडीशन नॉट मच चेंज। फार्मर और वर्कर का भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता।
भले ही जब नेपोलियन रूलर था तो उसने बहुत सारा चेंजेस किया था जिससे थोड़ा सा हेल्प मिला फार्मर को, लेकिन नेपोलियन नियर अबाउट कितना ईयर्स तक, 11 ईयर्स तक रूलर रहा। लीगेसी, इसके क्या परिमाण, इसके क्या परिणाम हुए? और एक कंस्टिट्यूशनल मोनार्की, पावर ऑफ किंग लिमिटेड, जो राजा का पावर था उसको लिमिट कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। अभी भी पूरे जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें कंस्टिट्यूशनल मोनार्की प्रेफर की जाती है। भूटान उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो कंस्टिट्यूशनल मोनार्की जब आया तो उस टाइम राजा के पावर को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 1815 में कंस्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, लुइस 17 में राजा है, फिर इसको एबॉलिश कर दिया जाता है 1830 में, जुलाई रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं, जिसमें बर्बन डायनेस्टी के रूलर को रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पे कंस्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है। लुई फिलिप इसके रूलर रहते हैं, क्योंकि लुई फिलिप जो थे वो लिबरल थे। आगे चल करके 1848 में उनको भी हटा दिया जाता है, उसके भी मेजर कॉज रहते हैं जो आपको अभी नहीं जानना है। 1830 में इनको हटा दिया जाता है। कंस्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बाद राजा का जो पावर था उसको लिमिट कर दिया जाता है, यानी अब वो एब्सोल्यूट फीलिंग नहीं रह पाएगी, डिस्पोटिज्म को प्रीफर नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ नोबिलिटी रिमेनिंग फ्यूडलिज्म गॉन फॉरएवर। और यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल लॉर्ड थे उनकी पावर को हमेशा के लिए कम कर दिया जाता है, यानी फ्यूडल सिस्टम जिस तरह से आपने मोनार्की के टाइम में प्रैक्टिस किया था फ्यूडल सिस्टम को, वो प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएगा इस टाइम में, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था मोनार्की को, और इस टाइम में फ्यूडल सिस्टम को रिड्यूस किया गया, खत्म किया गया था। चर्च पावर हाईली बोला कि चर्च का जो पावर था, क्लेर्जी लोगों का जो पावर था, उसको बहुत ही ज्यादा हद तक कम कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो कि क्वेश्चन करने लगे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी पे, उसके प्रैक्टिसेस पे। तो इसमें क्या किया गया, तो चर्च के पावर को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि चर्च अलग से टैक्स लेता था, रिलीजियस टैक्स, तो इन सब चीजों को रिड्यूस किया गया, हटाया गया। रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि अब कोई भी उस तरह से आप नहीं एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रीफर कीजिएगा, आप अब इस तरह से सेकुलरिज्म वाली कॉन्सेप्ट आ रही थे। पावर ट्रांसफर फ्रॉम नोबिलिटी टू पीपल, स्पेशली बुर्जुआजीज। पावर जो था नोबिलिटी से जो हायर एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उनके पास पावर ट्रांसफर हो रहा था। द आइडियाज ऑफ राइट ऑफ मैन वेयर लॉन्ग लास्टिंग, यानी अब हर किसी को राइट मिलेगा। अब एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। जो पहले था कि एक्टिव सिटीजन यानी जिसके पास वेल्थ रहेगा, जो 21 ईयर्स से ज्यादा का जो मेल मेंबर है उसी के पास वोटिंग राइट रहेगा, अब वो चीज हटा दिया गया। अब यहाँ पे पावर ट्रांसफर फ्रॉम एक हो गया। द आइडियाज ऑफ राइट ऑफ मैन वेयर लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि अब आदमी जो है, मेल मेंबर जो है, उनकी राइट, उनके अधिकार की बात हो रही है। अभी तक फीमेल लोगों की राइट की बात नहीं हुई है। लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यहां देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की, ए डेमोक्रेसी के बेस्ट फीचर है, यानी पीपल का पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ रहा था। कहां से, तो मोनार्की से अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में आ रहा था। राइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स, यानी अब हर किसी के अधिकार की बात होगी, ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अब एक तरह से पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि जो रूलर था ऑस्ट्रिया का, ड्यूक मेटरनिच, वो बोलता था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैच कोल्ड, यानी जब फ्रांस स्नीज करता है, छींकता है, तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाते हैं। मतलब कि अगर फ्रांस में कोई चेंजेस होता है, कोई रिवॉल्यूशन होता है, तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में पड़ता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर के ही यूरोप के बहुत सारे नेशन जो कि छोटे छोटे पार्ट में टूटे हुए थे, अब वहां पे यूनिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। यूनिफिकेशन मतलब यूनाइट होने लगते हैं। और उस कंट्री अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उसका बेस्ट एग्जांपल है इटली, जो छोटा छोटा पार्ट में था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पे लोग यूनिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लाए, यूनिफाइड हो गया। जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे कंट्री बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्ट में थे, जो जिनकी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, वो यूनिफाइड होकर के अपना नेशनल आइडेंटिटी बनाया। किस रिवॉल्यूशन के बाद, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद।
वुमेन एजुकेशन, मैरिज, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस एंड ट्रेड। अब वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, सफरेज मूवमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन सोशल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था उनको। एजुकेशन, मैरिज, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस एंड, मतलब वो एजुकेशन कि आप भी एजुकेट हो सकते हो। लिटरेसी रेट इसी का इंक्रीज कर गया यूरोप का, बाद में हम लोग के कंट्री में काफी बाद ही अप्लाई हुआ। मैरिज, क्या आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस एंड ट्रेड, अब वुमेन भी अपना बिजनेस और ट्रेड स्टार्ट करने लगी, ऐसी फ्रीडम उनको मिल गई। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर द टू एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरीज फ्रांस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि इस रिवॉल्यूशन से इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इंडिया के जो दो उस टाइम के बड़े लीडर थे, एक राजा था और एक बड़े लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेस किए इंडिया में। आफ्टर 10 years of age, आपका प्रीवियस ऑन द पॉइंट है कि आफ्टर 10 years नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। नेपोलियन फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस किया था 10 साल के बाद। रॉबिस्पियर ने स्लेवरी खत्म कर दिया था, क्योंकि रॉबिस्पियर जैकोबिन्स क्लब वाले जो थे, थर्ड स्टेट वाले थे, उनका रिप्रेजेंटेशन चाहता था, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाना चाहता था, तो उसने स्लेवरी खत्म किया था, जिसको 10 साल बाद फिर से नेपोलियन रिस्टोर किया था। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1848, फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। स्लेवरी को, जो आपकी गुलामी थी, उसको कंप्लीटली कब खत्म किया गया, उसको खत्म कर दिया गया 1848 में। और यही 1848 था जिस टाइम लुइस फिलिप जो रूलर बना था 1830 में कंस्टिट्यूशनल मोनार्की का, उसको भी हटा दिया जाता। A triangular slave trade started in the 17th century यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। देखिए क्वेश्चन का आंसर है कि ट्रायंगुलर ट्रेड मतलब 3 जो कॉन्टिनेंट थे आपके, उन 3 कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड होता था। किस चीज का? स्लेव का, गुलामों का। वो था आपका अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। तो इसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते हैं, स्लेवरी का ट्रायंगुलर ट्रेड। इस तरह से, और अगर नेशनलिज्म वाली फीलिंग देखेंगे, जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इस टाइम कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे थे लोगों को यूनिफाइड करने का? तो एलोगरी, और फ्रेंच की, यानी फ्रेंच एलोगरी जो हम लोग बोलेंगे, फ्रांस की एलोगरी वो मरियाना थी। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को कवर कर लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं एसएसटी की पाठशाला पे। इसके साथ ही साथ अपने सारे स्टूडेंट के लिए मैंने एक ऐप, जो पहले भी ऐप था उसमें मेजर चेंजेस किए हुए हैं, उसमें आप, उस ऐप में आप सारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हर वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि उस ऐप में सारा क्लास जो है आपका 6 to 10, उस 6 to 10 का क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर अवेलेबल है। तो अगर आप वीडियो देख लिए, या जो आपका क्लास में या स्कूल में एग्जाम होता है, तो वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ रीड कर लीजिए, इसके बाद डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और आप अपने आप को जज करने के लिए कोई भी टेस्ट पेपर आप उस ऐप से चूज कीजिए और आप उसको बनाइए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Yeah, you already know. We